नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंकर साथी चैनल में। साथियों, जेआईबी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें फर्स्ट पेपर के वीडियोज़ अभी बना रहे हैं। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 27 तक के वीडियोज़ मैं बनाकर बैंकर साथी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। आप सारे वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। साथियों, आज डिस्कस करेंगे यूनिट 28, जिसका नाम है टाइप ऑफ कोलेटरल्स एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स। तो कोलेटरल सिक्योरिटी साथियों कितनी तरह की होती हैं बैंक में? लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, गुड्स हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हो सकते हैं, एडवांस अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर्स, बुक डेप्ट्स, टर्म डिपॉजिट्स, गोल्ड, सप्लाई बिल्स। ये सभी जो हैं कोलेटरल की तरह यूज़ होते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह। तो एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे साथियों। सबसे पहले शुरू करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। साथियों, लैंड एंड बिल्डिंग बैंक कोलेटरल के रूप में लेता है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं कि इट इज़ नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग नहीं होती है, और इस पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो मॉर्गेज बैंक के फेवर में किया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग को इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये प्राइमरी की तरह भी हो सकती है सिक्योरिटी, और कोलेटरल के रूप में भी दी जा सकती है। और जब अगर कभी रिकवरी करनी होती है, अगर सूट फाइल करना होता है बैंक को, तो सिविल सूट फाइल होता है कोर्ट में, या फिर अमाउंट ज़्यादा हो तो डीआरटी में होता है। हालांकि 2002 में जब सरफेसी एक्ट आया उसके बाद से काफ़ी सहूलतें बैंक को मिली, कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ अगर वो बैंक फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस से चलते हैं, तो बैंक जो है डायरेक्टली सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टी विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर्मेलिटीज़ मेंशनड इन द एक्ट। तो एक्ट में जो फॉर्मेलिटीज़ मेंशन की गई हैं उनको पूरा करने के बाद में बैंक जो है डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी उनके यहाँ मॉर्गेज है उसको सेल कर सकते हैं अपनी रिकवरी करने के लिए लोन की। अब लैंड एंड बिल्डिंग अगर कोलेटरल में लेना है, सिक्योरिटी के तौर पे लेना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। सबसे पहले तो टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी गुड, वैलिड, मार्केटेबल एंड फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। टाइटल क्लियर होना चाहिए, जो पर्सन दे रहा है उसके नाम पे वैलिड टाइटल होना चाहिए, गुड टाइटल होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए यानी कि वो बेची जा सके, प्लस फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, किसी तरह का उसके ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई केस चल रहा हो या कहीं लिटिगेशन हो, कुछ सूट फाइल हो रखा हो, मतलब किसी तरह की कोई विवादित नहीं होनी चाहिए। और टाइटल जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स के, वो सारे जो हैं टाइटल रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो थॉरोली एग्जामिन करने होते हैं, और वैल्यूएशन करानी होती है अप्रूव्ड वैल्यूअर से। तो बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं, वो वैल्यूएशन करते हैं। साथ ही बैंक के जो एडवोकेट होते हैं वो एनईसी निकालते हैं, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, वो देते हैं, और सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। और वैल्यूएशन के टाइम पे साथियों वैल्यूएशन जो है कंजर्वेटिव ली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो मार्केट रियलिस्टिक होनी चाहिए, जो मार्केट प्राइस है उससे थोड़ा कंजर्वेटिव ही बैंक लेके चलता है। और एरिया ऑफ लैंड, कंस्ट्रक्शन, लोकेशन, नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है वैल्यूएशन के समय पे। अगर लैंड जो है लीज होल्ड में है तो फिर उसके जो लीज़ का जो डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो देखना होता है कि लीज़ एग्रीमेंट में ये अलाउड है कि वो अपना मॉर्गेज दे सकता है वो पर्सन। तो ये भी चेक करने की बात है। अगर गुड्स के अगेंस्ट में कोई लोन देना है, गुड्स को कोलेटरल लेना है, तो फिर उसमें देखना होता है, एक तो एग्रीकल्चर गुड्स को भी हम ले सकते हैं, सबसे पहले तो रॉ मटेरियल ले सकते हैं, सेमी फर्निश्ड गुड्स ले सकते हैं, या फिनिश्ड प्रोडक्ट अगर किसी फैक्ट्री में कहीं है तो गोडाउन में, तो उनको भी, उनके अगेंस्ट भी लोन दिया जा सकता है उनको कोलेटरल लेने। और ऐसे लोन्स को साथियों ट्रेड फाइनेंस कहते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, वर्किंग कैपिटल नीड्स जो हैं बिजनेस की उनको मीट करने के लिए। नॉर्मली जो है बैंक कैश क्रेडिट जो देता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट, वो गुड्स के अगेंस्ट दी जाती हैं। और इसमें हाइपोथिकेशन किया जाता है गुड्स का, जिसमें या तो हाइपोथिकेशन होगा या प्लेज होगी। हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है कि पोजीशन जो है वो बैंक को ट्रांसफ़र नहीं होता, वो गुड्स जो हैं वहीं रहती हैं, वो बोरोवर जो है उसी के पास रहती हैं, जो उनका बिजनेस जो है उन्हीं के पास रहती हैं, और वही उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, और नया रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, सब कुछ है, और पोजीशन जो है वो उनके पास ही रहता है। प्लेज के केस में साथियों क्या होता है, प्लेज के केस में पोजीशन जो है या तो बैंक के पास आ जाएगा, या बैंक का कोई ऑथराइज्ड पर्सन होगा उसके पास कीज़ रहेंगी। प्लेज के केस में साथियों ऐसा होता है कि गोडाउन में अगर सामान पड़ा है, उसकी कीज़ मान लीजिए जो है वो बैंक के पोजीशन में रहेंगी, तो उस केस में वो प्लेज माना जाता है। अब अगर गुड्स के अगेंस्ट में दे रहे हैं तो इंश्योरेंस होनी चाहिए उनकी, जिन जिन गुड्स के अगेंस्ट में दे रहे हैं उनकी इंश्योरेंस करानी है। साथ ही ये देखना है कि वो गुड्स जो हैं ऐसी तो नहीं है बहुत पुरानी हो,
जिनकी अब वैल्यू ही ना हो, एक्सपायरी डेट होने वाली हो। अच्छा, डिमार्केशन प्रॉपर होना चाहिए कि वो पर्सन ने मान लीजिए गोडाउन में और भी स्टॉक रखा हुआ है और भी सामान कुछ रखा हुआ है, तो डिमार्केशन होना चाहिए कि कौन सी गुड्स हैं जिनके अगेंस्ट में लोन दिया गया है, बैंक ने लोन दिया है, और कौन सी ऐसी हैं जो अलग दूसरी हैं। ओनरशिप स्टॉक की इंश्योर करनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि किसी और का सामान उसके यहाँ रखा हुआ है कुछ समय के लिए या रेंट पे रखा हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसने बैंक से लोन ले लिया। तो उसकी ओनरशिप, डिमार्केशन, इंश्योरेंस और एज जो है इंश्योर करना है। प्रॉपर स्टोरेज उनकी होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि गुड्स बारिश हो जाएगी ख़राब हो जाएंगी या इस तरह की कुछ चोरी हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर स्टोरेज उस वहाँ होना ज़रूरी है, ताकि बैंक की जो इंटरेस्ट जो है वो सिक्योर रहे। इंस्पेक्शन स्टॉक का करना है रेगुलर बेसिस पे बैंक के ऑफिशियल के द्वारा। साथ ही स्टॉक ऑडिट भी कराया जाता है, जहाँ पे 5 करोड़ से ऊपर के जो अकाउंट होते हैं उनमें वंस अ ईयर का प्रोविज़न है, साल में एक बार स्टॉक ऑडिटर आते हैं, स्टॉक ऑडिट होता है। वैल्यूएशन उनका कराना होता है प्रॉपर कि कितनी वैल्यू की स्टॉक है। साथ ही जो मार्जिन उसमें लेना होता है उसी के हिसाब से डीपी कैलकुलेट होती है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ का स्टॉक रखा है तो उसमें अगर 25% मार्जिन, 20 या 25% नॉर्मली बैंक लेते हैं, तो अगर 25% मार्जिन लिया है तो 75 लाख की उसकी डीपी जो है सेट की जाएगी, यानी कि वो 75 लाख रुपए ड्राइंग पावर हो जाएगी, उतने वो पैसे यूज़ कर सकता है। एडवांस अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज, साथियों इंश्योरेंस पॉलिसी को भी कोलेटरल लेके, सिक्योरिटी लेके बैंक लोन देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि पॉलिसी जो है इनफोर्स होनी चाहिए, लैप्स नहीं हुई होनी चाहिए, और प्रीमियम जो है अप टू डेट उसका पेमेंट किया हुआ होना चाहिए, प्रीमियम कोई भी ड्यू नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाई इशूइंग अथॉरिटी, जो स्लिप है उसकी जो पेपर हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड होने चाहिए बाई इशूइंग अथॉरिटी, जिसने इशू की हैं उसके द्वारा साइन और स्टैम्प होनी चाहिए। और कोई इस तरह का क्लॉज नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं होना चाहिए कि उसमें कहीं इस तरह की रेस्ट्रिक्शन हो कि उसके कंडीशंस कुछ ऐसी हों जिनसे बैंक को दिक्कत हो फ्यूचर में पैसा लेने में। चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी या पॉलिसी फॉर स्पेशल पर्पसेस जो हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो बच्चों की हैं या स्पेशल पर्पस के लिए कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उनको उनके अगेंस्ट बैंक लोन नहीं देता है। साथ ही बैंक जो लोन देगा पॉलिसी के अगेंस्ट में, वो सरेंडर वैल्यू को मान के, सरेंडर वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, उसके अगेंस्ट में लोन देता है। सरेंडर वैल्यू साथियों वो होती है जो अगर कभी भी प्रीमेच्योरली अगर सरेंडर की जाए तो कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, उस हिसाब से बैंक उसको लोन आगे देगा। नॉमिनेशन साथियों ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है जब इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में बैंक लोन देता है, तो पॉलिसी में जो नॉमिनी है उसका अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाता है। और असाइनमेंट होने के बाद में एक बार, क्योंकि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो असाइन होती है साथियों बैंक के फेवर में, असाइनमेंट कहते हैं। जैसे आईपी के केस में, लैंड के केस में हमने देखा मॉर्टगेज होता है, गुड्स के केस में हाइपोथिकेशन या प्लेज होता है, ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में असाइनमेंट कहते हैं हम। और असाइनमेंट के बाद में नोटिस देना होता है, बैंक की तरफ से जाता है इंश्योरेंस कंपनी को रिटन में, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन रहे कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो बैंक के फेवर में असाइन की जा चुकी है। अब इसमें अगर जो एश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है लोन जमा करने से पहले, तो एश्योर्ड अगर जो पर्सन है उसकी मृत्यु हो जाती है लोन जमा करने से पहले, तो जो अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड जो मिलेगा, उस पर जो है असाइनी का पहला अधिकार होगा। यानी कि अगर बैंक उस केस में असाइनी है तो बैंक को वो पैसे मिलेंगे। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है और लोन रीपे कर दिया जाता है, तो लोन रीपे में करने के बाद में जो पॉलिसी है वो रीअसाइन कर दी जाती है, जो होल्डर है उसका, उसके नाम में उसको बोरोवर को वापस कर दी जाती है। शेयर्स के अगेंस्ट भी साथियों बैंक लोन देते हैं, तो शेयर्स के अगेंस्ट में कई स्टिपुलेशंस हैं, कई कंडीशंस हैं। एक तो सबसे पहला तो ये है कि शेयर्स के अगेंस्ट में जो लोन बैंक देगा उसको कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, स्पेकुलेशंस वगैरह में, सट्टेबाजी में उसका यूज़ नहीं होना चाहिए। या डिमांड लोन देगा या फिर ओडी दी जाती है सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स के अगेंस्ट में। और शेयर जो होते हैं वो फुली पेड होने चाहिए। साथ ही उनको जो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैं जैसे नेशनल स्टॉक एनएससी बीएससी जो है, इन पे लिस्टेड होना चाहिए, कोटेड होना चाहिए। साथ ही जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनके शेयर्स के अगेंस्ट में बैंक लोन नहीं देता है। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत में एक कंडीशन लगी हुई है कि नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड शेयर्स इन एनी कंपनी ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 30% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दैट कंपनी और 30% ऑफ इट्स ओन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व विच एवर इज लेस।
तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं वो 30% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसी कंपनी में नहीं रखेंगी। साथ ही अपनी जो उनकी खुद की जो कैपिटल है उसका 30% अमाउंट जो है उससे ज़्यादा के अमाउंट शेयर्स भी नहीं रखेंगी। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा उसको माना जाएगा और उससे कम ही शेयर्स किसी पर्टिकुलर कंपनी के होने चाहिए। और जो रेगुलेटरी लिमिट हैं आरबीआई की उनको फॉलो किया जाना चाहिए शेयर्स के अगेंस्ट में लोन देने से पहले। अब बुक डेप्ट्स होते हैं, बुक डेप्ट्स के अगेंस्ट भी लोन दिया जाता है। साथियों, दो चीज़ें होती हैं, गुड्स हैं और बुक डेप्ट्स हैं, दोनों को एक साथ समझते हैं। जैसे गुड्स के अगेंस्ट में हमने देखा कि रॉ मटेरियल हो सकता है या सेमी फर्निश्ड गुड्स हो सकती हैं या फिर तैयार माल जिसे हम कहते हैं रेडी टू सेल जो गुड्स होती हैं, रेडी प्रोडक्ट जो होता है उसके अगेंस्ट भी बैंक लोन दे देता है, वो गुड्स के अंडर में आते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए वो पर्सन ने वो गुड्स बेच दी हैं, किसी को क्रेडिट सेल की है, बेच दी हैं, लेकिन उसका ख़रीदार जो है, उसका जो बायर है, वो उसको मान लीजिए 90 दिन बाद या 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। जो क्रेडिट सेल्स की गई है उनको क्रेडिट दिया गया है बायर को 30 डेज 60 डेज जो भी उनका म्यूचुअल एग्रीमेंट है उस हिसाब से। तो उस दौरान जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी उस पर्सन को, जो प्रोड्यूसर है जिसने सामान बनाया है, तो वो उसके पास जो बिल होंगे उनको बुक्स डेप्ट्स कहते हैं, रिसीवेबल्स जो उनकी हैं उसके अगेंस्ट भी बैंक लोन दे देता है। लेकिन बुक डेप्ट्स के अगेंस्ट लोन देने से पहले बोरोवर जो है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखनी होती है। साथ ही जो परचेज़र है जिसने ख़रीदा है उसकी भी क्रेडिट वर्दीनेस, उसका रेपुटेशन दोनों का देखना होता है बैंक को। नॉर्मली क्या होता है साथियों, क्या सीसी लिमिट और बुक डेप्ट दोनों एक साथ दिए जाते हैं किसी पर्सन को, ताकि वो कुछ तो अपना स्टॉक रहेगा उसके पास, कुछ उसने सामान बेच दिया होगा तो उसके बिल्स होंगे उसके पास। तो दोनों को मिला के नॉर्मली जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट बैंक बनाते हैं। और बुक डेप्ट पे भी साथियों हाइपोथिकेशन या असाइनमेंट होता है। अब बुक डेप्ट को फाइनेंस करने के तरीके हैं फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग। फैक्टरिंग कर सकते हैं, फॉरफिटिंग की जा सकती है, ओडी दी जा सकती है या सीसी दी जा सकती है। साथियों, हम इन सभी के बारे में पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में इनमें नहीं जाऊंगा मैं। फैक्टरिंग, फॉरफिटिंग, ये सभी जो हैं वो बुक डेप्ट्स को फाइनेंस करने के तरीके हैं अलग अलग। और बुक डेप्ट्स की जो एज है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा तो नहीं कि रिसीवेबल्स उन्होंने जो पैसा दिया है वो 6 महीने से ज़्यादा से आया ही नहीं है। तो ऐसे केस में, और कई बैंक तो इवन कंसीडर करते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब इतने पुराने हो गए, 6 महीने से पैसा नहीं आया, तो आगे भी चांसेस कम है कि वो पैसा उस पर्सन के पास आएगा। हो सकता है वो पैसा ना आए। तो अगर नहीं आएगा तो बैंक क्यों फाइनेंस उनके अगेंस्ट में करेगा, क्योंकि अगर बैंक फाइनेंस कर देता है तो बैंक का पैसा भी डूबने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसकी सेल्स इनवाइस, डेप्ट लेजर, ये सब जो है वो चेक करने होते हैं समय समय पर। साथ ही रिसीवेबल पोजीशन, ओवरड्यू कितने, बुक डेप्ट कितने ओवरड्यू हो रहे हैं। मान लीजिए 30 दिन का क्रेडिट अगर उसने दिया था पर्सन ने, तो उसका जो ख़रीदार है वो 30 दिन के अंदर उसको पैसे वापस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो वो ओवरड्यू में जाएंगे, और ओवरड्यू में जाएंगे तो बैंक को प्रॉपर उसको देखना होगा कि क्यों वो ओवरड्यू में जा रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रिकवरी भी उसमें देखनी है। साथ ही ये इंश्योर करना है कि बुक डेप्ट्स जो हैं जिनके अगेंस्ट में बैंक लोन देगा वो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन से अराइज हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। कई बार क्या होता है, जो फ्रॉडुलेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपस में ही सिस्टर कंसर्न उन्होंने बना ली और एक दूसरे की कंपनीज के नाम पे बिल्स काट दिए कि वो हमारा ख़रीदार है। एक्चुअली में जो ख़रीदार बताया जाता है उसका कोई लेना देना होता नहीं है उन उन गुड्स से, उनका बिज़नेस वो नहीं कर रहे होते हैं। बस बैंक से लोन लेने के लिए इस तरह के जो है बुक बिल्स रेज किए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि जेन्युइन ट्रेड हुआ है, ट्रांजैक्शन हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी है इसमें। जो बोरोवर है या जो प्रोड्यूसर है जिसने सामान प्रोड्यूस किया है, जो बेचा है जिसने, और जो उसका ख़रीदार है, दोनों का ड्यू डिलिजेंस असर्टेन या उनकी जेन्युइननेस जो है वो बैंक को चेक करनी होती है। टर्म डिपॉजिट के केस में जो एफडी वगैरह होती हैं, एफडी आरडी, इनके केस में भी बैंक लोन देता है। नॉर्मली क्या है, ओडी अगेंस्ट एफडी आप काफ़ी कॉमन है, ये दिया जाता है। ऐसे में एफडी जो है वो प्लेज कर ली जाती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मली बैंक जो है 1% से 2% हायर चार्ज करता है जितना एफडी पे इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए कोई 1 लाख की एफडी है और अगर 5.25% उस पर ब्याज बैंक दे रहा है,
तो बैंक अगर उस पर लोन देगा उस पर्सन को, मान लीजिए उसको 20,000 की ज़रूरत पड़ जाती है, 20,000 50,000 की, तो 50,000 अगर बैंक लोन देगा तो उस पर जो चार्ज करेगा वो 5.25% अगर एफडी पे दे रहा है तो 6.25% या 7.25% तक उस पर्सन से इंटरेस्ट लेगा वो। और नॉर्मली जो है 90% तक का जो अमाउंट है वो फाइनेंस कर दिया जाता है। जैसे कि 90,000 की अगर एफडी है, 1 लाख की एफडी है, तो 90,000 तक बैंक जो है वो फाइनेंस कर देगा। हालांकि अगर माइनर की एफडी है उसके अगेंस्ट में लोन नहीं देगा बैंक, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि माइनर जो होते हैं वो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। इसीलिए माइनर्स को कोई भी लोन नहीं दिया जाता है बैंक की तरफ से, इसीलिए एफडी के अगेंस्ट भी लोन नहीं दिया जाएगा। और बैंक क्या करता है, बैंक गेट डिपॉजिट स्लिप ड्यूली डिस्चार्ज एट द टाइम ऑफ ग्रांटिंग लोन बाय ऑल द डिपॉजिटर्स। और जब बैंक जब लोन देगा एफडी के अगेंस्ट में तो उसकी जो एफडी की जो स्लिप होगी, डिपॉजिट स्लिप होगी, उसको ड्यूली डिस्चार्ज करा लेगा। अगर एक पर्सन है तो एक के साइन होंगे, अगर जॉइंट अकाउंट है 2-3 लोग हैं उसमें डिपॉजिट में तो सभी के जो भी कंसर्न पर्सन है वो सभी उसमें सिग्नेचर करेंगे। लोन कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट डिपॉजिट इन एनी अनदर ब्रांच ऑफ सेम बैंक, लियन शुड बी नोटेड इन रिकॉर्ड ऑफ डिपॉजिट ब्रांच। लोन साथियों एक ही बैंक की अगर 2 या 3 शाखाएं हैं, एक शाखा में एफडी खुली हुई है, दूसरी उसकी जो ब्रांच है वो लोन दे सकती है, प्रोवाइडेड वो अपनी जो बेस ब्रांच है जहाँ पे उसका एफडी खुली हुई है उसको इंटीमेट कर दे, इन्फॉर्म कर दे। साथ ही वो जो ब्रांच है जिसके यहाँ एफडी खुली हुई है, जहाँ डिपॉजिट है, वो अपने यहाँ उसमें सिस्टम में अकाउंट में लियन मार्क उसको करे अपने रिकॉर्ड्स में। गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट भी लोन दिया जाता है, एज अ सिक्योरिटी गोल्ड ऑर्नामेंट्स को रखा जाता है। इवन कई जो फाइनेंस कंपनीज़ हैं वो तो, जैसे आपने काफ़ी नाम सुना होगा, मुथूट फाइनेंस है या मन्नापुरम है, इस तरह के, तो ये तो पूरी तरह से गोल्ड फाइनेंस पे ही चलते हैं। बाकी बैंक्स भी लोन देते हैं। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट में साथियों एग्रीकल्चर के लिए और नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए बैंक लोन देते हैं। और इसमें जो ऑर्नामेंट्स पे जो चार्ज क्रिएट किया जाता है वो प्लेज होता है, प्लेज किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स, और इनकी मार्केट वैल्यू और प्योरिटी के हिसाब से इनका लोन डिसाइड किया जाता है। उनकी वैल्यूएशन निकाली जाती है प्रॉपर कि कितनी वैल्यू के ऑर्नामेंट्स हैं और उसकी मार्केट वैल्यू प्योरिटी कितनी है, उस हिसाब से उनका लोन अमाउंट डिसाइड होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट जो है पर्पज़ ऑफ लोन के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। साथ ही बैंक को लोन देने से पहले, गोल्ड लोन देने से पहले ओनरशिप को चेक करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पर्सन कहीं किसी और के गहने उठा लाया या चोरी कर लाया और उसके अगेंस्ट में लोन ले रहा है, तो ऐसा तो नहीं है। प्रॉप ओनर उसका वही है, एक्चुअल ओनर। इसको एसर्टेन बैंक को करना होता है। साथ ही जब एक ये ऑर्नामेंट्स जब बैंक के पास आ जाते हैं, बैंक लोन दे देता है, तो उनको स्ट्रॉन्ग रूम में फायर प्रूफ केबिन में रखना होता है अंडर द जॉइंट कस्टडी। और एक क्लॉथ में पेपर, उसके क्लॉथ का एक बैग होगा, उसमें रखना होता है जॉइंट कस्टडी में। और नॉर्मली जो है ये स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाते हैं। सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट भी साथियों बैंक फाइनेंसिंग करते हैं। सप्लाई बिल्स क्या होते हैं, जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं या ठेकेदार जो हैं या टेंडर बिजनेस में जो लोग हैं, उन्होंने अगर गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से किसी से कोई ठेका लिया हुआ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किसी काम को करके देने का, तो वो जब अपना काम पूरा करते हैं या आधा करते हैं, उस हिसाब से उनको परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनका जो वर्क कंप्लीशन के हिसाब से उनको पेमेंट मिलती है। और तो फिर मीन वाइल अगर उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है तो वो जितनी जो उनके बिल्स रेज हुए हैं या जो उनका जो काम कंप्लीट हो गया है उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर उस डिपार्टमेंट से वेरीफाई होकर मिल जाता है तो बैंक उनको फाइनेंस कर देता है। साथ ही सप्लाई बिल्स अराइज इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इनके अगेंस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, इनके अगेंस्ट में बैंक फाइनेंस कर सकता है। लेकिन पार्टी माइट है जो है कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन का लिया हो किसी काम को करने के लिए, और प्रोग्रेसिव पेमेंट के लिए एलिजिबल हो वो, ताकि प्रोग्रेसिव पेमेंट होता है वर्क रिलेटेड, जितना काम वो करता जाएगा उतना उतना उसको पेमेंट रिलीज होता रहेगा। और टर्म्स एंड कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉपरली मेंशन होने चाहिए। सिमिलरली पार्टीज हु हैव एक्सेप्टेड टेंडर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ओवर अ पीरियड आर एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर विच दे सबमिट बिल्स इन अकॉर्डेंस
विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दीज बिल्स आर नोन एज सप्लाई बिल। साथ ही कुछ जो टेंडर हैं, कोई टेंडर ऐसा है किसी ठेकेदार ने लिया है, कुछ सप्लाई करना है उसको गुड्स किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो जैसे जैसे मान लीजिए उसको अगर क्वांटिटी कोई 100 क्वांटिटी सप्लाई करनी है तो वो एक बार में नहीं कर पाता, थोड़े थोड़े करके करता है, तो उसको जो पेमेंट होगी वो भी उसी हिसाब से उसको मिलेगी। मीनवाइल अगर उसको पैसे की ज़रूरत होती है और जो बाकी सामान बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, तो उसके वो अपने बिल्स ले जाके बैंक से फाइनेंस करा सकता है। The supplier delivers the goods supported by a delivery challan and produces the document. The appropriate authority of the government department inspects these goods and accepts the payment on due date, and the supplier obtains an inspection note. In case of contract, an engineer certificate regarding work done is obtained. तो वही है साथियों, जैसे जैसे वो सप्लाई करता जाएगा तो उसके जो बिल्स होते हैं, जो सप्लाई की जो चलान है, डिलीवरी चलान है, बैंक उन्हीं पे लोन देगा जब वो वेरीफाइड होंगे ड्यूली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, इंस्पेक्शन कर लिया गया होगा, गुड्स जो हैं प्रॉपर क्वालिटी की उसने भेज दी हैं। और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क है या कॉन्ट्रैक्ट है तो उस केस में इंजीनियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए रिगार्डिंग वर्क डन, की कितना % काम हो गया है। अब सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट में जो पेमेंट करेगा बैंक, वो उन्हीं को करेगा जिनका सफिशिएंट एक्सपीरियंस होगा गवर्नमेंट बिजनेस में और गवर्नमेंट रेगुलेशंस को भली भांति वो जानते होंगे। और सप्लायर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली बैंक को चेक करना होगा फॉर वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन, ताकि बैंक का इंटरेस्ट जो है वो सेफ रहे। बैंकर शुड ऑब्टेन अ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सप्लायर ऑथराइजिंग हिम टू रिसीव द मनी, द सेम शुड बी रजिस्टर्ड विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और बैंकर को क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है सप्लायर से, जो जिससे कि वो उसको ऑथराइजेशन मिला हो सप्लाई करने का। ऑथराइजेशन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मिला है वो ऑथराइजेशन जो है बैंक को रखना है अपने रिकॉर्ड में। द बैंकर शुड ऑब्टेन द इंस्पेक्शन नोट ऑफ द इंजीनियर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द बिल्स। देयर शुड बी नो एडवर्स रिमार्क इन द इंस्पेक्शन अलॉन्ग रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड। अब बैंकर को साथ ही इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी लेना होता है बिल्स के साथ में, ताकि उससे असर्टेन हो कि उसने जो भी सामान भेजा है वो प्रॉपरली इंस्पेक्शन उनका हो गया है, और उस रिपोर्ट में, इंस्पेक्शन रिपोर्ट में कोई भी एडवर्स कमेंट नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स सप्लाइड। अब दो तरह के सप्लाई बिल हो सकते हैं साथियों, इंटरिम बिल्स हो सकते हैं या फाइनल बिल हो सकते हैं। इंटरिम बिल साथियों वो होते हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, जब वर्क एक प्रॉपर एक लिमिट तक जब कर लिया जाता है, एक थ्रेशोल्ड तक कि आप इतना काम पूरा कर लेंगे, उसके बाद में वो 70%, 75% या 85% तक का पेमेंट जो है वो कर देते हैं और बाकी पेमेंट रोक के रखते हैं। जो बैलेंस पेमेंट होता है जिसे फाइनल बिल कहते हैं, तो वो तब क्लियर होगा उस पर्सन का जब पूरा सप्लाई हो जाएगी और उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन गुड्स का हो जाएगा, तभी वो जो फाइनल जो पेमेंट है वो किया जाता है। तो बैंक जो नॉर्मली जो एडवांस देता है वो इंटरिम बिल के अगेंस्ट में देता है, इंटरिम बिल्स, क्योंकि वो पैसा वो पहले आ जाता है, और जो फाइनल बिल्स हैं उनके अगेंस्ट में पैसा आने में नॉर्मली टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कई बार जो है चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाती हैं, उसमें पैसा आने में समय लग सकता है, तो बैंक प्रेफर करते हैं कि इंटरिम बिल जो है, जिसमें इंटरिम बिल के अगेंस्ट पेमेंट है, उनको उन्हीं सप्लाई बिल्स के अगेंस्ट जो वो है फाइनेंसिंग करें। साथ ही सफिशिएंट मार्जिन रखना होता है बैंक को, सफिशिएंट मार्जिन रखना होता है टू कवर द एडवांस विद इंटरेस्ट। एडवांस लोन जो दे रहा है वो प्लस इंटरेस्ट उसका प्रॉपरली कवर हो जाए, उतना मार्जिन जो है बैंक को रखना होता है सप्लाई बिल्स की फाइनेंसिंग करते समय। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही था। हमने साथ अलग अलग तरह की कोलेट्रल्स देखी इसमें, लैंड, बिल्डिंग, गुड्स, आपके सप्लाई बिल्स हो गए, गोल्ड हो गया और बुक डेप्ट्स हो गए। तो सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। आप एक बार या दो बार इस वीडियो को देखें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं इसमें। और वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इसमें से क्वेश्चंस जीआईबी के एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मिलेंगे। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। थैंक यू।